हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग आईसीसी फिजिक्स 2024 के स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे, राधा कंटिन्यू करेंगे बिकॉज हम लोग प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 तक पहले ही सॉल्व कर चुके हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 1 क्या बोल रहा है। प्रीवियस वीडियो का लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको। Echo से है, a person standing in front of a cliff fires a gun and hears its echo after 3 seconds. If the speed of the sound in air is 336 meter per second. Number 8, calculate the distance of the person from the cliff. बड़ा इजी है, देखो ये मान लो क्लिफ है, ये the person is standing, he fires a gun और ये देखता है कि जो ये डिस्टेंस है मान लो d, जो echo है उसको 3 सेकेंड बाद सुनने मिलता है और स्पीड जो है, स्पीड ऑफ साउंड दिया हुआ है 336 मीटर पर सेकेंड। ये दो डेटा आपको दिया हुआ है। कैलकुलेट द डिस्टेंस डी हमें निकालना है। तो अब हमें पता है इको का केस में टोटल डिस्टेंस क्या होता है, डी प्लस डी। मतलब मैं लिख सकता हूं ट्वाइस डी इक्वल्स टू, अगर डिस्टेंस डी है बिटवीन द पर्सन एंड द क्लिफ, तो ट्वाइस डी इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम। मतलब डी इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम बाई 2, या डायरेक्टली ये आप यूज कर सकते हो अगर चाहो तो। तो डिस्टेंस क्या होगा, स्पीड कितना है भाई 336 इंटू 3 बाई 2। नाउ सॉल्व इट टू 1 टाइम 2 टू 6 टाइम्स टू 8 टाइम्स। तो ये हो जाएगा आपका 3 8 टाइम्स 24, 3 6 18 20, 3 1 3 4 5। यानी कि द डिस्टेंस बिटवीन द मैन, द पर्सन इन द क्लिफ इज 504 मीटर। अब क्या बोल रहा है, after moving a certain distance from the cliff, he fires the gun again and this time the echo is heard 1.5 second later. टाइम इंक्रीज हो गया, मतलब वो बंदा पीछे गया है, मतलब यहां था वो और पीछे गया है। ठीक है, ये था आपका क्लिफ, अब उसका नया पोजीशन थोड़ा पीछे चला गया है। वो पहले सपोज यहां पे था, अब वो क्या गया, यहां चला गया है। ओके, और इस टाइम अब जो एको हेयर कर रहा है वो, अब जो एको हेयर कर रहा है वो, उसका टाइम लग रहा है प्रीवियस टाइम प्लस 1.5, मतलब 4.5 सेकेंड लग रहा है। स्पीड तो अभी भी वही है भैया, 336 मीटर पर सेकेंड। मान लो डिस्टेंस कैपिटल डी है, माना क्या है, कैलकुलेट डिस्टेंस मूव बाय द पर्सन। मतलब पहले यहां पे था ना, तो कितना डिस्टेंस मूव किया है, पहले यहां पे डिस्टेंस निकाले थे, न्यू डिस्टेंस क्या है हमारा। तो फिर से डिस्टेंस क्या होगा इस सिनारियो में, स्पीड इंटू टाइम बाई 2, यही होगा ना भाई। दिस इज स्पीड इज 336 इंटू 4.5 बाई 2। पॉइंट हटा दो, नीचे 2 दे दो, 10 दे दो नीचे, 5 9 टाइम्स, 5 2 टाइम्स 2, 1 टाइम 2 6 टाइम 2 8 टाइम्स 2 84। सॉल्व किया हमने, 9 4 36 72 75। यानी कि अभी जो डिस्टेंस है बिटवीन द पर्सन एंड द क्लिफ इज 756 मीटर। पहले क्या था 504 मीटर। तो कितना पीछे गया है, डिस्टेंस मूव्ड इज 756 माइनस 504, है कि नहीं। यानी कि 252 मीटर वो पर्सन पीछे मूव किया है, क्योंकि एको का टाइम बढ़ गया। अगर घटता एको का टाइम तो वो आगे जाता, टूवर्ड्स जाता। Am I clear? बड़ा इजी था, टफ था नहीं ये। इको पे सिंपल बेसिक सा सम आपको दिया है। ठीक है, चलिए ये तो था 7 पार्ट 1। चलिए 7 पार्ट 2 देखते हैं। रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस X emits an alpha particle followed by 2 बीटा पार्टिकल। फिर 2 बीटा पार्टिकल यूज किया है टू फॉर्म न्यूक्लियस Y। With respect to the element X, where would you position the element Y in the periodic table? First part. सबसे पहले मान लेते हैं इसका एटॉमिक नंबर Z है, मास नंबर A है, कैपिटल। अब जब अल्फा पार्टिकल यूज होता है तो हमें पता है, सपोज W बनाइए, मास नंबर डिक्रीजेस बाय 4 एंड एटॉमिक नंबर डिक्रीजेस बाय 2। ये हो गया अल्फा पार्टिकल जब लूज करेगा तो। अब हमें पता है 2 बीटा पार्टिकल यूज किया है। बीटा पार्टिकल के लॉस में क्या करते हैं हम लोग, द एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस बाय 1, एक बीटा के लिए। 2 बीटा के लिए एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस बाय 2। तो इसे हम
y फाइनल है मेरा, मास नंबर में कुछ चेंज होगा, लेकिन ये z माइनस टू प्लस टू क्या हो जाएगा, z जाएगा। अब x और z इन दोनों का एटॉमिक नंबर सेम है, एटॉमिक नंबर सेम है। अब पीरियोडिक टेबल में जब एलिमेंट बैठाते हैं तो विथ रिस्पेक्ट टू द एटॉमिक नंबर बैठाते हैं, क्योंकि दोनों का एटॉमिक नंबर सेम है तो दोनों का ही पोजीशन सेम होगा। ठीक है, क्या बोला, विथ रिस्पेक्ट टू द एलिमेंट x वेयर वुड यू पोजीशन द एलिमेंट, सेम पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल। ठीक है, व्हाट इज द जनरल नेम ऑफ द एलिमेंट x एंड y, x और y को क्या नाम करके हम लोग बुलाते हैं, तो व्हेन द एटॉमिक नंबर इज सेम एंड मास नंबर डिफरेंट वी कॉल देम आइसोटोप। तो ये हमारा आइसोटोप्स है। सही है, बिल्कुल सही है। इफ द एटॉमिक नंबर ऑफ y इज z, इसका एटॉमिक नंबर, सॉरी, इफ द एटॉमिक नंबर ऑफ y इज 80, इसका एटॉमिक नंबर 80 बोला है, व्हाट विल बी द एटॉमिक नंबर ऑफ x, अरे x का भी तो एटॉमिक नंबर सेम ही होगा, 80 होगा, दोनों का सेम होगा, तो दे आइसोटोप्स। चल अब पार्ट 3 कर लेते हैं। A boy tunes a radio channel to a radio station 93.5 megahertz. Name and define the scientific wave phenomena involved in tuning the radio channel. हमें पता है ये रेजोनेंस होता है। क्या होता है? रेजोनेंस से एक क्वेश्चन आपको पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, ये अच्छा से करना है इस टॉपिक को। फिर डेफिनेशन बोला है तो डेफिनेशन बड़ा ही सिंपल है, आप आराम से लिख सकते हो बुक से। ठीक है, हाँ, कीवर्ड्स मिस मत करना व्हेन यू आर राइटिंग द डेफिनेशन, अदरवाइज आपके मार्क्स कट हो जाएंगे। अच्छा, नेम द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड दैट इज अफेक्टेड ड्यूरिंग दिस फेनोमेना। तो जब रेजोनेंस होता है तो द बॉडी वाइब्रेट्स विथ हाई एम्पलीट्यूड, ऐसा नो, बिकॉज बॉडी का नेचुरल फ्रीक्वेंसी और एक्सटर्नल फोर्स का फ्रीक्वेंसी सेम हो जाता है। द बॉडी स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग विथ अ हायर एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड इंक्रीज होता है और एम्पलीट्यूड इंक्रीज होगा, ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड, हाँ, एम्पलीट्यूड इंक्रीज होगा तो लाउडनेस भी इंक्रीज होगा। यस सर, यही होगा। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड विच will be affected is amplitude, amplitude increases and hence loudness increases. अच्छा, नंबर सी क्या बोला है, कन्वर्ट 93.5 मेगाहर्ट्ज टू एसआई यूनिट। फ्रीक्वेंसी का एसआई यूनिट हर्ट्ज है और मेगा हर्ट्ज से अगर आप हर्ट्ज में जाते हो तो 10 to the power 6 से मल्टीप्लाई करते हो, तो ये है 93.5 इंटू 10 to the power 6 हर्ट्ज कर देंगे। ठीक है, अच्छा, इसको यहां पे लेके आओ, 9.35 इंटू 10 to the power 7 हर्ट्ज। ठीक है, तो ये मैंने कन्वर्ट कर दिया फ्रॉम मेगाहर्ट्ज टू हर्ट्ज बाय मल्टीप्लाइंग बाय 10 to the power 6। Am I clear? चलिए, तो बड़ा इजी था नंबर 7। नंबर 8 करते हैं। चलो, नंबर 8 का पार्ट 1 देखते हैं क्या दिया हुआ, डायग्राम मैंने बना दिया है। पूर्वी's friend Tim wants to connect a fuse to his oven. He wants to control the oven from 2 different locations. ठीक है, shown below in a circuit diagram. Which one of the two, A और B, should be the live wire? A ये B और ये C है, तो A B कौन सा लाइव वायर है? तो आप डबल स्विच का डायग्राम बुक में देखे होंगे, जो स्विच के साथ कनेक्टेड है वायर वो मेरा लाइव वायर है कि नहीं? तो ये B मेरा लाइव वायर होगा। Am I correct? डायग्राम दिया हुआ है बुक में, आप ध्यान से देखना। चलो, ये तो हो गया हमारा स्विच है, स्विच के साथ जो कनेक्टेड है B मेरा लाइव वायर है। नंबर 2, इन द इवेंट ऑफ एन ओवरलोड विल द फ्यूज सर्व इट्स पर्पस? नो। व्हाई? फ्यूज को कहां कनेक्ट किया, लाइव वायर के साथ थोड़ी कनेक्ट किया है इसको, तो ये अर्थिंग है, अर्थ वायर के साथ कनेक्ट कर दिया, तो फायदा होगा नहीं उसका। ठीक है, नंबर 3, बस यही लिखना है आंसर में। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट दैट द बल्ब इज रेटेड 600 वॉट 220 वोल्ट? मतलब अगर बल्ब को 220 वोल्ट सोर्स के साथ ज्वाइन किया जाए, ठीक है, इफ द बल्ब इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट सोर्स, then
पावर कंज्यूम्ड विल बी 600 वॉट, या इलेक्ट्रिकल एनर्जी विल बी 600 जूल पर सेकेंड। दोनों ही आप बोल सकते हो। बड़ा इजी सवाल था ये वाला, ठीक है। तो उतना टफ नहीं था। देखो ये हार्डली 2-3 मिनट्स लगेगा आपको और ये हो जाएगा आपका, ठीक है। इफ द बल्ब इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट सोर्स देन पावर कंज्यूम्ड विल बी 600 वॉट, या फिर 600 जूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड पर सेकेंड। एम आई क्लियर? चलो ये तो 6 का पार्ट, 8 का पार्ट 1 था। पार्ट 2 देखते हैं क्या दिया हुआ है। 8 का पार्ट 2A, कॉपी एंड कंप्लीट द फॉलोइंग न्यूक्लियर रिएक्शन। फिर से दे दिया Rn, इसका मास नंबर है 222, एटॉमिक नंबर 86, और PO इसका मास नंबर 218, मतलब मास नंबर रिड्यूस हुआ है 4 से, एटॉमिक नंबर 84, एटॉमिक नंबर रिड्यूस हुआ है 2 से। और ऐसा तभी होता है जब एक अल्फा पार्टिकल एमिट होता है, प्लस x। तो ये हो जाएगा आपका, ये कुछ नहीं है, ये अल्फा पार्टिकल है 42, समझ रहे हो? दिस इज अल्फा पार्टिकल He42, डन। नंबर बी, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द रेडिएशन x, ये अल्फा पार्टिकल है हमारा, emitted in the above reaction when it is allowed to pass through an electric field। तो ये पॉजिटिव चार्ज होता है। अल्फा पार्टिकल क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। तो जब उसको इलेक्ट्रिक फील्ड से पास करेंगे तो वो नेगेटिव प्लेट के तरफ डिफ्लेक्ट होगा, डेविएट होगा, डेविएट्स टूवर्ड्स द नेगेटिव प्लेट। एम आई क्लियर? चलो ये तो हमारा हो गया पार्ट 2, बड़ा इजी था। तो सिंपल क्वेश्चन आया है, 1 लाइनर क्वेश्चन दिया है, देख रहे हैं आप। चलिए 8 का पार्ट 3 देख लेते हैं। अब क्या दिया है? ऑब्जर्व द गिवन सर्किट डायग्राम एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। डायग्राम बना लेते हैं। ये रहा आपका 2 ओम, इसके बाद यहां पे है 5 ओम, यहां पे है 3 ओम, और ये आपका की है K, यहां पे आप इसका 4 वोल्ट है और 0.4 ओम है, प्लस माइनस, ठीक है। ये डायग्राम दिया हुआ है आपको बुक में। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट व्हेन द की कंप्लीट्स द सर्किट, मतलब टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। तो पहले इन दोनों को देखिए, ये दोनों सीरीज में है ना, 5 एंड 3, दे आर इन सीरीज। तो RS क्या होगा? RS होगा 5 + 3, दैट्स 8 ओम। अब ये वाला 8 ओम, ये वाला 8 ओम और ये 2 ओम पैरेलल में ना भाई, है कि नहीं? तो 1/RP क्या होगा? 1/2 + 1/8 ये होगा। जब पैरेलल है तो 1/R1 + 1/R2। ये आपका एलसीएम 8 हो गया, 4 टाइम्स, ये 1 टाइम, यानी कि 5/8, मतलब RP क्या होगा? 8/5, यानी कि हो गया 1.6 ओम। तो टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा? जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस था 1.6 प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस भी है यहाँ पे 0.4, ऐड कर देंगे तो ये मेरा टोटल रेजिस्टेंस हो गया। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट व्हेन द की कंप्लीट्स द सर्किट, ठीक है, वो 2 ओम है मेरा, डन। पार्ट ए इज डन। पार्ट बी देख लेते हैं। कैलकुलेट द करंट थ्रू 3 ओम रेजिस्टेंस व्हेन द सर्किट इज कंप्लीट। ये मान लो टोटल करंट आई था, तो बोल रहा है यहां पे अगर डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है करंट का I1 और I2, तो I1 का वैल्यू क्या है? ठीक है, 3 ओम से कौन सा करंट पास हो रहा है? वही करंट पास होगा जो 5 ओम से पास होगा। चलिए ठीक है, अब ध्यान से समझो, पहले हम टोटल करंट निकाल लेते हैं। टोटल करंट क्या होगा? EMF ऑफ द सेल इज 4, तो ये था ना, करंट होगा EMF बाय टोटल रेजिस्टेंस, दैट इज 2। सिंपल है कि नहीं? टोटल EMF बाय टोटल रेजिस्टेंस, यही होगा ना भाई। तो ये हो गया मेरा 2 एम्पियर, 2 एम्पियर ऑफ करंट। तो टोटल करंट जो पास हो रहा है वो है 2 एम्पियर। अब बोल रहा है कि डायग्राम देखो ध्यान से, I1 को निकाल ले।
मतलब 3 ओम में। अब याद करो, कभी ऐसा सिचुएशन हम लोगों ने, मैंने बहुत सारा वीडियो बनाया है इसके ऊपर, अगर ये सपोज R1 है, ये R2 है, ये I है, सपोज यहाँ पे I1 करंट जा रहा है, यहाँ पे I2 करंट जा रहा है, तो I1 करंट हम लोग कैसे निकालते हैं? रेजिस्टेंस दूसरे वाला का लेते हैं R2 बाई टोटल रेजिस्टेंस इनटू I। ये ना मेरा कॉन्सेप्ट, R1 प्लस R2 आया था नीचे, विच इज इन दोनों को ऐड कर देते हैं हम लोग, टोटल रेजिस्टेंस में इन दोनों के रेजिस्टेंस को ऐड कर देते हैं, R2 बाई R1 प्लस R2 इंटू I, ये करते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये उसी कॉन्सेप्ट में देखना, ध्यान से देखना, I1 क्या होगा? I1 होगा R2 मेरा ये है, बाई दिस प्लस दिस, R2 प्लस R1, मतलब इन दोनों को ऐड कर देंगे हम लोग, तो 2 प्लस 5 प्लस 3 मतलब 10 ओम इनटू टोटल करंट क्या था? टोटल करंट था हमारा, टोटल करंट था 2, तो ये हो गया हमारा 0.4 एम्पियर। तो भैया यहां से कितना करंट पास होगा? 0.4 एम्पियर पास होगा करंट। एम आई करेक्ट? Calculate the current through 3 ohm resistance. So the current through 3 ohm resistance is 0.4 ampere. Done, very easy. चलो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं अब। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट 1 देखते हैं। कैलोरीमेट्री से दिया हुआ है, व्हाट मास ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज एडेड टू 2.1 kg वाटर will cool it down from 75 degree to 25 degree. Given specific heat capacity of water is 4.2 joule per gram per centigrade. And specific latent heat of ice is 336 जूल पर ग्राम। बोल क्या रहा है कि आपका वाटर था, ठीक है, वाटर का टेम्परेचर था 75 डिग्री सेंटीग्रेड, आपने इसमें आइस डाला, आइस डेफिनेटली एट 0 डिग्री। तो इसमें डालने के बाद जो टेम्परेचर हो गया, जो फाइनल टेम्परेचर हो गया वो हो गया 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो कितना आइस लगेगा? इसका टेम्परेचर, वाटर का टेम्परेचर जो है 75 से 25 डिग्री करने के लिए, ये मांगा, ठीक है। व्हाट मास ऑफ आइस, एम आई क्लियर? तो हमारे दो चीज है यहाँ पे, आइस है, फाइनल टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है, और वाटर है। तो वाटर क्या होगा? वाटर का टेम्परेचर 75 था, वो 25 में चला जाएगा, बस यही होगा, चेंज इन टेम्परेचर होगा। आइस के साथ क्या होगा? आइस 0 डिग्री में था, वो पहले मेल्ट करके वाटर एट 0 बनाएगा, फिर वाटर एट 0 का टेम्परेचर राइज होगा और वो वाटर एट 25 डिग्री बनेगा। यही दो चीज है ना, ठीक है। पहले वाटर का केस ले लो, तो यहां पे तो चेंज इन टेम्परेचर हो रहा है सिर्फ, तो हीट क्या होगा? Q1 m मास ऑफ वाटर वॉज 2.1 kg, तो ग्राम में कर लेते हैं, 2100 मास। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज 4.2 इंटू चेंज इन टेम्परेचर क्या होगा? 75 माइनस 25, दैट्स 50 mc del T, यही था ना। When there is a change in temperature, heat energy absorbed or liberated is this much, heat loss or heat gain। यहां पे क्या हो रहा है? वाटर क्या करेगा? वाटर हीट लॉस करेगा, आइस हीट गेन करेगा। हाउ मच हीट वाटर लूजेस? हाउ मच हीट? दिस मच mct, है कि नहीं? इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। ये गया काम से, तो 2100 इंटू 42 इंटू 50 5 10, ये 0 गया काम से। और कुछ कर सकते हैं क्या हम लोग? नहीं। तो ये हो गया हमारा 42 इंटू 21, 42 इंटू 21, 1 2 टाइम्स 2 4, 2 2 4, 2 4 8, 288, तो 210 था, तो ये 0 आ जाएगा। इंटू 50 कर लेते हैं फिर से, इंटू 50, ठीक है, 5 2 10, 5 8 40, 41, 5 8 40, 44, 441,000 आ रहा है। चेक कर लेना एक बार, ठीक है। जूल ऑफ हीट एनर्जी, सही है। अब क्या बोल रहा है? अब आइस का केस देखते हैं। आइस क्या करेगा? पहले आइस मेल्ट होगा,
0 डिग्री ऑफ आइस मेल्ट्स टू 0 डिग्री ऑफ वाटर। तो यहाँ पे जो हीट होगा वो होगा ml होगा, लेटेंट हीट होगा, बिकॉज यहाँ पे टेम्परेचर राइज नहीं हुआ है, टेम्परेचर फॉल नहीं हुआ है। तो m तो हमें पता नहीं है, और l है आपका 336 दिया हुआ, देखो l दिया हुआ है 336, तो ये हो जाएगा 336 m। यहाँ पे Q3, अब फिर से यहाँ पे वाटर एट 0 चेंजेस टू वाटर एट 25, हीट एब्सॉर्ब हो रहा है, ठीक है, याद रखिएगा। तो Q3 क्या होगा, mc del t, m पता नहीं है, मास ऑफ आइस हमें पता नहीं था, c ऑफ वाटर हमें पता है S4.2, ठीक है, और चेंज इन टेम्परेचर यहाँ पे देखो कितना है 25 है। हमारे क्लियर, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4.2 मतलब 42 इंटू 25/10, 5 5 5 2 2 1 2 21 मतलब 5 1 5 5 2 10, 105, यही है भाई, ठीक है, दिस इज 105 m। अब टोटल हीट यहां पे क्या होगा, टोटल हीट यहां पे होगा 336 m प्लस 105 m, दैट्स 441 m। अब ये हीट और ये हीट तो बराबर होगा, हीट लॉस इक्वल्स टू हीट गेन, तो क्या मैं लिख सकता हूं 441 m इक्वल्स टू 441,000, मतलब m क्या होगा 1000 ग्राम हो जाएगा, मतलब मास ऑफ आइस, इसको सॉल्व करना, मास ऑफ आइस क्या होगा मेरा, मास ऑफ आइस होगा 1 kg, ठीक है। यहां पे आइस गेन्स हीट, वाटर लूजेस हीट, उसका टेम्परेचर कम हो रहा है, इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, दो पार्ट होगा, हीट पहले अब्सॉर्ब करेगा ताकि वो आइस एट 0 बन जाए वाटर एट 0, जब ऐसा होता है तो टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, तो वहां पे हीट होता है ml, जहां पे टेम्परेचर चेंज हो रहा है वहां पे होता है mc del t। मैंने कैलोरीमेट्री के जितने न्यूमेरिकल्स कर दिए हैं आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा कंसाइंस फिजिक्स वाले में। चलिए ये देखिए क्या दिया है, टाइम का पार्ट 2, मैंने डायग्राम बना दिया आप लोगों के लिए। द डायग्राम बिलो शोज अ कूलिंग कर्व, कूलिंग कर्व मतलब टेम्परेचर घट रहा है, ठीक है। स्टेट द टेम्परेचर एट विच द सब्सटेंस कंडेंसेस, देखो कंडेंसेशन क्या होता है, गैसियस टू लिक्विड स्टेट, और कंडेंसेशन स्टेट में वो चेंज हो रहा है तो टेम्परेचर चेंज नहीं होता, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। तो ये वाला क्वेश्चन देख रहे हो आप, इसको A B C D E, ये वाला जो पोर्शन है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे स्टेट चेंज हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, स्टेट चेंज हो रहा है, स्टेट चेंज हो रहा है, यही तो है मेरा कंडेंसेशन, यही तो है मेरा कंडेंसेशन। स्टेट द टेम्परेचर एट विच द सब्सटेंस कंडेंसेस, तो किस टेम्परेचर में ये हो रहा है, ये हो रहा है 150 डिग्री सेंटीग्रेड में। तो कंडेंसेशन आपका किस टेम्परेचर में हो रहा है, 150 डिग्री सेंटीग्रेड। द टेम्परेचर रेंज इन विच द सब्सटेंस इज इन लिक्विड स्टेट, अब कंडेंसेशन हो गया, लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, अब क्या हो रहा है, यहाँ पे टेम्परेचर घट रहा है, यहाँ पे टेम्परेचर घट रहा है, ये स्टेट कौन सा है, यही स्टेट तो मेरा लिक्विड स्टेट है, यही तो मेरा लिक्विड स्टेट है भाई, है कि नहीं। तो अच्छा, द टेम्परेचर रेंज बोला है, टेम्परेचर रेंज क्या होगा 60 डिग्री टू 150 डिग्री में ये जो है लिक्विड फॉर्म में रहेगा, ये तो दिया हुआ देखो टेम्परेचर गिर रहा है, समझ लो, कांस्टेंट टेम्परेचर रहेगा तो चेंज इन स्टेट होता है, चेंज इन स्टेट होता है, ये वाला में सेम स्टेट होता है, चेंज वहां पे स्टेट हो रहा है, यहाँ पे लिक्विड स्टेट है, ठीक है। अच्छा, व्हाई डू वी प्रिफर आइस टू आइस कोल्ड वाटर फॉर ड्रिंकिंग अ कोल्ड ड्रिंक, तो आपके पास अगर कोल्ड ड्रिंक है तो आप उसमें आइस मिलाओगे ठंडा करने के लिए या आइस कोल्ड वाटर मिलाओगे। अब हमें लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, प्रीवियस सम में देखो लेटेंट हीट ऑफ आइस, सॉरी स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ आइस क्या दिया हुआ है हमें 336, यहां पे दिया था ना, एल का वैल्यू दिया होता है 336 जूल पर ग्राम। इसका मतलब क्या होता है कि 1 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड will absorb 336 joule of heat energy to melt, है कि नहीं, to melt to water at 0 डिग्री। तो हो क्या रहा है, आपने आइस ऐड किया है एट 0 और वाटर ऐड किया है एट 0। अब आइस क्या करेगा, सबसे पहले तो ड्रिंक से
इतना हीट एनर्जी ले लेगा 336 जूल। तो इतना हीट एनर्जी ले लेगा, उसके बाद वो वाटर एट 0 डिग्री में, वाटर एट 0 डिग्री रहेगा। तो ये भी तो वाटर एट 0 डिग्री थे, यहां तक पहुंचने से पहले ही, वाटर एट 0 डिग्री पहुंचने से पहले ही आइस ने क्या किया, इतना एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी निकाल लिया है। समझ रहे हो, 1 ग्राम ऑफ आइस इतना हीट एनर्जी पहले ही कोल्ड ड्रिंक से निकालेगा, मतलब उसको और ठंडा कर देगा। सो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इज एब्सॉर्ब्ड व्हेन आइस चेंजेस टू, when we add ice, because ice first changes to water at 0 degree and due to the latent heat जो कि 336 जूल पर ग्राम है, यानी कि वो 336 जूल 1 ग्राम इतना एब्जॉर्ब करता है, 1 ग्राम ऑफ आइस इतना हीट एब्जॉर्ब करेगा कोल्ड ड्रिंक से। समझ रहे हो, जो कि वाटर एट 0 डिग्री हमें उतना एक्स्ट्रा हीट एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है वो। चलिए, ये तो हो गया हमारा, ये 336 जूल पर ग्राम, ना ये लिखना जरूरी है, लेटेंट हीट। पार्ट 3 देखते हैं, डायग्राम है, ठीक है। चलो पार्ट 3 देख लेते हैं, क्या दिया हुआ है। अ मैग्नेट इज रिलीज्ड अलोंग द एक्सिस ऑफ द कॉपर कॉइल एज शोन इन द डायग्राम। ये कॉपर कॉइल है, ठीक है। स्टेट द पोलैरिटी एट द टॉप एंड ऑफ द कॉइल व्हेन द मैग्नेट लीव्स द कॉइल। मतलब जब मैग्नेट यहां पे आ जाएगा, लीव्स द कॉइल, तब पोलैरिटी एट द टॉप क्या होगा, ये भूल जाओ आप, ये भूल जाओ पहले। जब वो एंटर कर रहा है, जब वो एंटर कर रहा है, मतलब साउथ पोल इधर है ना, हमने पढ़ा था, जब साउथ पोल, जब वो एंटर कर रहा है, टूवर्ड्स जा रहा है, टूवर्ड्स जा रहा है, एंटर कर रहा है, तो क्या होगा, सेम पोल इंड्यूस्ड होगा ना। यहां पे इस एंड में साउथ, इस एंड में नॉर्थ हो जाएगा जब ये एंटर कर रहा है, समझो बात। लेकिन जब ये लीव करेगा, जब ये लीव करेगा, जब ये लीव कर रहा है, when we take away the magnet, अब मैग्नेट को दूर ले आ रहे हो, ये नॉर्थ पोल है, तो ऑपोजिट पोल इंड्यूस हो जाता है ना सामने वाले में, मतलब कि यहां पे साउथ पोल हो जाएगा और यहां पे नॉर्थ पोल हो जाएगा। देखो, जब वो एंटर कर रहा है तो यहां साउथ पोल होगा, यहां नॉर्थ पोल होगा, सेम पोल इंड्यूस्ड होगा नियर एंड में। लेकिन जब वो लीव कर रहा है, लीव कर रहा है, ठीक है, तब क्या होगा, ऑपोजिट पोल इंड्यूस होगा। यहां पे नॉर्थ हो तो यहां पे साउथ पोल इंड्यूस हो जाएगा, अगर यहां पे साउथ होता है यहां पे नॉर्थ पोल इंड्यूस हो जाएगा। मतलब स्टेट द पोलैरिटी एट द टॉप ऑफ द कॉइल व्हेन द मैग्नेट लीव्स, तो भैया नॉर्थ पोल, ये पोलैरिटी होगा एट एंड ए, ठीक है, टॉप में। अच्छा, दूसरा, द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज फ्रॉम ए टू बी। डायरेक्शन ऑफ द करंट क्या था, ए टू बी था। when magnet enters what will be the direction of the current when the magnet leaves? जो लीव करेगा तो क्या डायरेक्शन होगा। अब देखो, जब वो एंटर कर रहा है, जब वो एंटर कर रहा है तो ए टू बी है, यहाँ पे साउथ पोल, यहाँ पे नॉर्थ पोल। लेकिन जब वो लीव कर रहा है तो पोलैरिटी चेंज हो गया है, नॉर्थ पोल साउथ पोल बन गया, साउथ पोल नॉर्थ पोल बन गया, मतलब डायरेक्शन ऑफ करंट भी तो चेंज हो जाएगा। जब आप पोलैरिटी को चेंज कर देते हो तो डायरेक्शन ऑफ करंट क्या हो जाएगा, बी टू ए हो जाएगा भाई, बी टू ए हो जाएगा, याद करो, सही है। नेम द लॉ विच कैन बी यूज्ड टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट। लेंस लॉ ले लो, लेंस लॉ बड़ा इजी था, लेंस लॉ से पूछता है सवाल, ठीक है। अच्छा, स्टेट वन वे टू इंक्रीज द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड करंट इन द कॉइल बाय इंक्रीजिंग द, बहुत सारे था, मैं बोला वन, बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है। रैपिड मोशन ऑफ द मैग्नेट, वो भी कर सकते हो आप, ठीक है। 2-3 दिया हुआ बुक में, आपको ये सभी लिख सकते हो। तो चलो, ये था हमारा, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, क्रिटिकल बेस्ड। चलिए, इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में कुछ और देखेंगे। टिल देन टेक केयर एंड बी सेफ। और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।